और अब देख लेते हैं इंडिया 100 फटाफट अंदाज में। कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मिल सकती है मंजूरी। रोजगार योजना के तहत सरकार कंपनी और कर्मचारी दोनों को पीएफ पर 12% सब्सिडी देगी। सरकार के साथ आज किसानों की होने वाले छठे दौर की बातचीत रद्द। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद लिया गया फैसला। किसान नेता हन्नान मुल्ला ने कहा कि आज नहीं होगी सरकार के साथ बैठक, सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद होगा फैसला। शाह के साथ बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा सभी किसान एकजुट, सरकार के प्रस्ताव का इंतजार। किसानों को केंद्र सरकार आज लिखित प्रस्ताव देगी, साथ ही सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे किसान। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कल रात किसानों की बातचीत रही बेनतीजा। सरकार ने कृषि कानून वापस लेने से इंकार कर दिया। किसानों की मांग खारिज होने पर भड़क गए किसान। अमित शाह के साथ 2 घंटे तक चली बैठक के बाद नाराज दिखाई दिए किसान। आज सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे दौर की बैठक होनी थी। अमित शाह से मुलाकात के पहले की 5 वार्ता बेनतीजा रही है। अब तक की बातचीत में सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े रहे। किसानों ने कहा हम लड़ेंगे, थकने वाले नहीं हैं। दिल्ली में आईसीएआर के गेस्ट हाउस में कल रात हुई थी बैठक। बातचीत के लिए 13 किसान नेता शामिल हुए थे। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को पहले ही ठुकरा चुके हैं किसान। अब आगे की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। किसानों के समर्थन में आज राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी नेता। तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग करेंगे। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की रखेंगे मांग। आज शाम 5 बजे होगी मुलाकात। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए सिर्फ 5 नेता जाएंगे राष्ट्रपति भवन। शरद पवार के नेतृत्व में विपक्ष आज करेगा मुलाकात। शरद पवार के साथ राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा जाएंगे। प्रतिनिधि मंडल में डीएमके नेता इलन गोवन भी होंगे शामिल। राष्ट्रपति से मिलने से पहले शरद पवार के आवास पर विपक्ष की बैठक। राष्ट्रपति से बातचीत के लिए रणनीति बनाएंगे विपक्ष के नेता। बीजेपी के हमले पर शरद पवार ने दी सफाई। कहा एपीएमसी में सिर्फ सुधारों की वकालत की थी, मुद्दों को भटका रही है बीजेपी। बीजेपी ने शरद पवार को दोहरी राजनीति का लगाया था आरोप। कहा था कि 2010 में कृषि मसौदा का पवार ने समर्थन किया था। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर आज जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी की चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। बंगाल दौरे पर जेपी नड्डा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए चुनाव जीतने के टिप्स भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के संसद मार्ग पर नए संसद भवन का करेंगे शिलान्यास। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में होगा ये अगला कदम। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया संसद भवन। 3 गुना बड़ी होगी लोकसभा। निर्माण में ग्रीन टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मृतक उलेन के घर वालों से मिले बीजेपी के सांसद। 7 दिसंबर को पुलिस एक्शन में मारे गए थे उलेन। बीजेपी का पुलिस पर आरोप। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में पुलिस फायरिंग में मारे गए थे कार्यकर्ता उलेन रॉय। एनआईए ने बिहार में गया से हथियार तस्कर को पकड़ा। जबलपुर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से वेपन्स के पार्ट चोरी होने का आरोप लगा। साजिश रच रहा है चीन। सूत्रों से मिली खबर। एलएसी पर अपने गहराई वाले क्षेत्र में बना रहा है मिलिट्री कैंप्स। एलएसी पर कुछ चीनी नागरिकों के साथ देखे गए लगभग 20 मिलिट्री कैंप्स। चीनी जवानों को पेट्रोलिंग में होगी आसानी। सीमा पर भारतीय इलाके में गतिविधियों पर नजर रख सकेगा चीन। कोई गतिविधि होने पर तुरंत रिएक्ट करने की तैयारी है। फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2020 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की। सूची में 41वें स्थान पर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के शेख साहब अल खालिद अल हमद अल सबाह को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और विश्वास जताया कि दोनों देशों के शानदार रिश्ते आगे भी कायम रहेंगे। अहमदाबाद में 3 केमिकल फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। आग से करोड़ों के नुकसान का अनुमान। सूचना मिलते ही फायर फाइटर्स की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग से किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। एमपी के छतरपुर में बेकाबू होकर एक कार कुएं में जा गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कार सवार शादी में शामिल होने के लिए यूपी गए थे। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सुशांत ड्रग्स केस में एनसीबी ने फरार आरोपी रीगल महाकाल को गिरफ्तार किया। रीगल को लोखंडवाला में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। ड्रग पैडलर रीगल महाकाल ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उस पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। गाजीपुर में एसपी विदेन्द्र विधायक और पुलिस के बीच झड़प। वीडियो भी वायरल हुआ। इसका वायरल वीडियो में वीरेंद्र भागवत के दौरान नजरबंद किए जाने पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। मेरठ में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। प्रहलाद नगर में एक समारोह के दौरान तमंचे पर डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों की तलाश भी जारी है। गाजीपुर में शादी के दौरान डीजे बजने पर विवाद हो गया। इस दौरान फायरिंग में दूल्हे के भाई की मौत हो गई। लोगों की माने तो दूल्हे के चचेरे भाई का पास में रहने वाले एक व्यक्ति से विवाद हुआ था, जिसके बाद एक पक्ष ने फायरिंग कर दी थी। दरअसल बीजेपी की जीत के बाद जुलूस निकल रहा था, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी से झड़प हो गई और विवाद में फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई। ग्रेटर नोएडा के स्पा सेंटर में छापेमारी कर पुलिस ने देह व्यापार का खुलासा किया। मौके से 7 महिला समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से पुलिस को लाखों रुपए की नकदी, गहने और 18 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। राजस्थान के फतेहपुर में नगर निगम चुनाव के रिजल्ट के दौरान विवाद हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच झड़प में पिता पुत्र की मौत। कोरोना वैक्सीन को लेकर यूपी सरकार की तैयारियां शुरू। सीएम के निर्देश पर जिला अस्पताल और मंडल स्तर पर प्लान बनाया जा रहा है। लग्जमबर्ग की बी मेडिकल सिस्टम कंपनी भारत में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन फैसिलिटी का निर्माण अगले साल मार्च से करेगी। बी मेडिकल सिस्टम कंपनी कोल्ड चेन फैसिलिटी का प्लांट गुजरात में लगाया जाएगा। इसकी जानकारी कंपनी के सीईओ एल प्रोवेस ने दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव प्रशांत भूषण ने बताया कि देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है और वैक्सीन को जल्द मंजूरी मिल सकती है। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 32,000 नए मामले सामने आए, वहीं 402 लोगों की मौत। देश में कोरोना के अब तक 97,03,770 केस सामने आए। इनमें से 3,83,866 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5,97,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार। जो बाइडेन ने अमेरिका में कोविड-19 से निपटने के लिए नई स्वास्थ्य टीम की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों मिशन रोजगार में जुटे हैं। 5 दिसंबर से इस अभियान की उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई है। योगी सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत 50 लाख प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। आज सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के 3,600 से ज्यादा नलकूप संचालकों को खुद सीएम बांटेंगे नियुक्ति पत्र।
केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण के लिए 8 दिसंबर को मतदान हुआ। पहले चरण में 5 जिलों के 395 स्थानीय निकायों में मतदान हुआ है। केरल में दूसरे चरण में 10 दिसंबर और तीसरे चरण में 14 दिसंबर को मतदान होगा। स्थानीय निकाय चुनाव में एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए चुनावी मुकाबले में है। राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में बीजेपी ने 1833 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को 1713 सीटों पर जीत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के लगे आरोपों पर सफाई देते हुए शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने कहा कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप गलत हैं और वो ईडी के सामने जाने के लिए तैयार हैं। यूपी के कानपुर देहात में पुलिस और सेना के सिपाही ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। आगरा में एक बेबस मां अपने बच्चे को बेचने पर मजबूर हो गई। एसएन मेडिकल कॉलेज गेट पर बेबस मां अपने बच्चे को बेचने के लिए कह रही थी। बच्चे को बेचने की खबर मिलने पर चाइल्ड एक्टिविस्ट मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि पीड़िता और उसका बच्चा कई दिनों से भूखा था और वो मजबूरी में बच्चे को बेचना चाह रही थी। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में बाइक सवार 2 बदमाश एक युवक का मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के बुलंदशहर में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद के दौरान दूल्हे के मामा को युवकों ने पीट कर मार डाला। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 को हिरासत में लिया है। झांसी के इलाइट चौराहे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 की सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम को 12 रन से हरा दिया। ये मैच भले ही टीम इंडिया ने गंवा दिया, लेकिन सीरीज पर उसने 2-1 के साथ कब्जा कर लिया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 7 विकेट गंवाकर 174 रन बनाए। कोरोना महामारी के बीच सचिन तेंदुलकर छुट्टियां मनाते और एडवेंचर करते हुए नजर आए। सचिन ने समुद्र में पैरासीलिंग की। इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इंडियन सुपर लीग में जमशेदपुर एफसी ने एटीके मोहन बागान को 2-1 से हरा दिया। मोहन बागान के इस टूर्नामेंट में पहली हार है। इस जीत के साथ जमशेदपुर 5 अंकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गई है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 4 नए खेलों को ओलंपिक स्टेटस दे दिया है। ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग को ओलंपिक में शामिल किया गया है। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन उछाल देखने को मिला। 270.61 अंक की बढ़ोतरी के साथ 45,879 अंकों पर निफ्टी पहुंचा है। मुकेश अंबानी की तरफ से 5G को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। रिलायंस जियो 2021 में जियो 5G नेटवर्क लॉन्च करने जा रही है। महाराष्ट्र के कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब बैंक बंद हो जाएगा। राहत की बात यह है कि 99% जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी वापस मिल जाएगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। राजधानी में कोहरे के चलते तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। महाराष्ट्र के कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब बैंक बंद हो जाएगा। हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो ने एक बार फिर 600 से 800 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। इसमें शामिल ज्यादातर स्टाफ रेनोवेशन और संचालन डिपार्टमेंट से हैं। भारत की सबसे बड़ी मर्चेंट पेमेंट कंपनी भारत भीम पे ने घोषणा की है कि वो मर्चेंट यूपीआई भुगतान स्वीकृति करने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। नवंबर महीने में कंपनी के जरिए 3,334 करोड़ का लेन देन हुआ। हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली सरकारी कंपनी पवन हंस को बेचने और उसका मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने तीसरी बार टेंडर जारी किया है। इससे पहले सरकार 2 बार नाकाम कोशिश कर चुकी है। अमेजन इंडिया ने घोषणा की है कि कंपनी अपने सेल्स प्रोग्राम स्मॉल बिजनेस डे के 4थे एडिशन की मेजबानी करेगी, जो 12 दिसंबर को आधी रात से शुरू होगी। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर रवाना हुए। ये भारत के किसी सेनाध्यक्ष का इन दोनों देशों का पहला दौरा है।
जनरल एमएम नरवणे यूएई पहुंचे, जहां वह 12 दिसंबर तक रुकेंगे। उनका सऊदी अरब का दौरा 13 और 14 दिसंबर को होगा। जनरल एमएम नरवणे इस दौरे के दौरान दोनों खाड़ी देशों के मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर से मुलाकात करेंगे। उनसे भारत के साथ रक्षा संबंध मजबूत करने पर चर्चा होगी। धार्मिक आजादी का उल्लंघन करने वाले देशों के खिलाफ एक्शन, अमेरिका ने 10 देशों पर की कार्रवाई। पाकिस्तान में पीएम इमरान खान के खिलाफ विपक्ष हुआ एकजुट। पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने कहा, सरकार से है आर पार की लड़ाई। विपक्षी दलों के गठबंधन पीडीएम ने कहा, 13 दिसंबर को लाहौर में हर हाल में होगी रैली। इमरान सरकार ने रैली की नहीं दी है इजाजत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ सहित अपने ट्विटर अकाउंट से सभी को अनफॉलो कर दिया है। पीएम इमरान खान अब अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे। ब्रिटेन की 90 साल की मार्गरेट कीनन बनी फाइजर वैक्सीन लेने वाली दुनिया की पहली शख्स। सेंट्रल इंग्लैंड के कोवेंट्री हॉस्पिटल में उन्हें लगाया गया है टीका। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, जबकि 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 54 लाख के पार, जबकि मरने वालों की संख्या 2,91,000 से ज्यादा है। कोरोना की बिगड़ती स्थिति के बीच न्यूयॉर्क सिटी में कुछ प्राइमरी स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 66,30,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 25,15,000 के पार चली गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 44,000 के पार। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,18,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।